बीकॉम के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है जो है राजस्व या लोक वित्त। राजस्व या लोक वित्त जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, कई बार एग्ज़ाम में बच्चे उलझ जाते हैं और उनका कमेंट आता है कि सर पब्लिक फाइनेंस पढ़ा दीजिए। तो आज से मैं आपको पब्लिक फाइनेंस का कंप्लीट जो है सिलेबस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। लगातार आपको हर एक यूनिट, पूरे पब्लिक फाइनेंस के जितने भी यूनिट्स है, सभी यूनिट से आपको वीडियोस मिलेंगे ताकि आप अपना कंप्लीट कोर्स कर सकें। तो इसी सीरीज में आज है हमारा यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ राजस्व क्या है, राजस्व के अर्थ, परिभाषाएं और महत्व के बारे में। देखिए, राजस्व जो है ये एक्चुअली में संस्कृत शब्द का है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जहां पर दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। ये है राजन और दूसरा होता है स्व। राजन का मतलब होता है राजा का, किसका? राजा। और स्व का मतलब होता है धन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये हो गया कि राजा का धन। एक्चुअली में ये राजस्व वर्ड जो होता है ना, उसी समय से चलता आ रहा है जब राजा महाराजाओं का समय था। लेकिन प्राचीन समय में धन का, राजस्व का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि उस समय राज्य की आवश्यकताएं कम थी और राज्य में रहने वाले लोगों की भी आवश्यकताएं कम थी। तो उनकी ज़रूरतें, उनकी आवश्यकताएं आपस में सेवा देकर ही पूरी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय आया, लोग थोड़े आधुनिक हुए, ज़रूरतें बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, ऐसे में राज्य को चलाने के लिए जो राजा है, शासक है, उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, उनको अधिक धन की आवश्यकता होने लगी। तो बाद में 1500 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1500 तक साधन जो है राज्य का, जो किसी थोड़े बहुत टैक्स वगैरह लेके काम चला जाता था। कि बाद में सन 1500 के बाद जब मॉडर्न हो गया तो टैक्स की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि ज़रूरतें पूरी करनी है, विकास करना है, लोगों की ज़रूरतों को पूरी करनी है, तो टैक्स चाहिए। तो जब से टैक्स लगाना शुरू हुआ, और खासकर ये टैक्स लगाना शुरू हुआ 1776, एडम स्मिथ की जो बुक आई थी, बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उस वेल्थ ऑफ नेशन में ये कहा गया था कि एक राज्य को राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन से संबंधित उन्होंने कहा था कि धन अर्थशास्त्र में धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और एक राज्य बिना धन के नहीं चल सकता। उसके बाद राजस्व शब्द का प्रयोग अधिक होने लगा, और राजस्व शब्द का प्रयोग करारोपण से लिया जाने लगा, जहां पर एक शासक अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य से, राज्य के नागरिकों से कर वसूलता है, टैक्स वसूलता है, और उसका टैक्स का प्रयोग जो है देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए करता है। तो राजस्व या लोक वित्त, लोक वित्त का मतलब साफ यही हो गया कि लोगों से लिया जाने वाला वित्त। ये कई प्रकार से होता है, कई तरीके से होता है। बेसिकली आज हम अर्थ, परिभाषा और महत्व के बारे में जानेंगे डिटेल से। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक बुक है, एक पूरा पेपर है, जहाँ पर इसके अंतर्गत हर एक चीज़ को आपको डिटेल से पढ़ाया जाए कि राजस्व के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से जानने चले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राजा और राज्य सरकार का धन हम जब करते हैं तो जो शास्त्र बन के तैयार होता है, उसी शास्त्र को हम राजस्व के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ये पाया जाता है, ये राज्य के लिए एक राजा किस प्रकार से अपनी आय को संग्रहित करती हैं और संग्रहित आय को किस प्रकार से व्यय करती है। मतलब एक ऐसा शास्त्र है जहां पर राज्य द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे और उसको किया गया एक्सपेंडिचर, इन दोनों की चीज़ों का एक डिटेल से, बारीकी से अध्ययन करते हैं, वही राजस्व होता है। राजस्व के बारे में अगर आपको सिंपली लिखना है तो राजस्व लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त या लोक अर्थशास्त्र या राज्य वित्त के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नॉर्मली बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और ये अर्थशास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, या यूं कहे कि अर्थशास्त्र के आने से पहले भी राजस्व वर्ड का, राजस्व जो शब्द है, लोक वित्त शब्द का प्रचलन था। और आपको पता होना चाहिए जो कौटिल्य अर्थशास्त्र है, जिसमें राज्य के द्वारा किस प्रकार से कर वगैरह का कलेक्शन किया जाएगा, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। यानी कि एडम स्मिथ के आने से पहले ही इस सब का प्रचलन था, जो कि प्राचीन समय में था। तो यहाँ पर अगर अंग्रेजी के, इंग्लिश के पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ निकालें
तो यहाँ पर होता है पब्लिक का मतलब जनता और फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, यानी कि जनता का वित्त या सार्वजनिक वित्त के नाम से जानते हैं। इसके बारे में 1892 में वेस्टिवल, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने विस्तार से राजस्व वित्त के बारे में अपनी भावनाएं, अपने विचार प्रस्तुत किए, अपना एक लेख प्रकाशित किया था, जिसको बाद में H.C. एडम, डेनियल सेलिंगमैन आदि ने उस ज्ञान को, उस लेख को विस्तार किया और विस्तारित रूप से लोगों के सामने व्याख्या किया एक्चुअली में ये होता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका विस्तार क्या है। अब राजस्व वित्त के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। अगर हम उन परिभाषाओं के जिक्र करें तो उसको कई सारे भागों में, अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। अगर बांटा गया है तो उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं को मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला है अत्यधिक विस्तृत परिभाषा, जहां पर राजस्व को विस्तार से बताया गया है, एक विस्तृत अर्थ प्रदान किया गया है। और इसको देने वाले प्रमुख थे डॉक्टर डाल्टन। डाल्टन का नाम तो सुने होंगे, अर्थशास्त्र में बहुत फेमस है और खासकर वित्त के सेक्टर में। डाल्टन का कहना है कि राजस्व उन सेवाओं में से एक है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच की सीमा पर स्थित है। मतलब अर्थ और राजतंत्र, इन दोनों के बीच की कड़ी जो बताता है ना वो, क्योंकि कर मतलब धन होता है और कर वसूल करने वाला कौन है, राज। तो राज और धन, इन दोनों के बीच की जो सीमा होती है वो कर है, और इसका संबंध लोक संस्थाओं की आय, व्यय तथा उनके पारस्परिक समायोजन से होता है। ये उनकी परिभाषा थी। इसके बाद विस्तृत परिभाषा कहा गई, अत्यधिक विस्तृत के बाद थोड़ा सा कम विस्तार, जहां पर लुट्स और स्मिथ ने इसकी परिभाषा दी थी। लुट्स ने कहा कि राजस्व उन साधनों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा वितरण का अध्ययन करता है जो सार्वजनिक अथवा सरकारी कार्य को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब अगर आपको देश का विकास करना है तो राज्य को बहुत सारी राज्य की सरकारी कार्य को करना पड़ता है, जिसको सार्वजनिक कार्य कहते हैं या सरकारी कार्य कहते हैं। तो इन कार्य को संपन्न करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है, और वित्त को कलेक्ट करना और उसको अलग अलग सेक्टर में व्यय करना, यही राजस्व है। स्मिथ ने कहा राजकीय कार्य और राजकीय व्यय, आय है ये, राजकीय आय और राजकीय व्यय की प्रकृति एवं सिद्धांतों की खोज को राजस्व कहते हैं। भाई एक ही चीज़ है यहाँ पर कि कहाँ से आय की प्राप्ति हो रही है, कहाँ से व्यय जा रहा है, इस चीज़ के बारे में विस्तार से बताना ही राजस्व है। और राजस्व के बारे में आज के टाइम में तो हम इसको राजकोषीय बजट के नाम से जानते हैं या राजकोषीय नीति के नाम से जानते हैं, यानी कि जो राजस्व की व्याख्या करता है। संकुचित परिभाषा मेहता अग्रवाल के अनुसार राजस्व आय के मौद्रिक तथा साख संबंधी साधनों का अध्ययन है। सिंपल, उन्होंने ही कहा कि जहाँ जहाँ से हमारे मौद्रिक रूप से साख की या नकद की प्राप्ति होती है, उनके जो प्रमुख साधन है, उन साधनों का जब अध्ययन करते हैं वही राजस्व है। और अर्थव्यवस्था में सरकारी भूमिका के महत्व, सरकार की भूमिका अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में, उसके अनुसार क्या है, तो राजस्व के बारे में सबसे विस्तृत व्याख्या जो मिलता है वो रिचर्ड मस्ग्रेव का है। मस्ग्रेव के सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रचलित में रहा है, और मस्ग्रेव ने ये कहा है कि राजस्व सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अनुसंधान है, या अधिक स्पष्ट रूप से आर्थिक नीति का उन पहलुओं पर अध्ययन है जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। हर देश की सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था, अपने देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से योजनाओं को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा बनाया जाता है बजट। बजट में सरकार को कितनी आय की प्राप्ति होनी है और किसको कितनी व्यय होना है, इन सब का विस्तृत व्याख्या होता है, और यही राजस्व है। रिचर्ड मस्ग्रेव के अनुसार ये आधुनिक परिभाषा भी इसको कहा जाता है। तो ऊपर की सभी परिभाषाओं को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो एक विस्तृत व्याख्या निकल कर आती है। क्या है उनके जो सभी परिभाषा देखते हैं उसमें ये पता चलता है कि राजस्व अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो विभिन्न सरकारों के वित्त व्यवस्था से संबंधित क्रियाओं, सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन तो करती ही है, साथ ही यह उन आर्थिक पहलुओं का भी अध्ययन करता है जो कि आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बजट नीतियां लागू करने से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों से संबंध रखते हैं। मतलब साफ है,
राजस्व के अंतर्गत वह सभी सिद्धांत या नीतियां सम्मिलित होती है जहां पर सरकार के द्वारा आय और व्यय से संबंधित विभिन्न क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आप जो नीति लागू कर रहे हैं उससे क्या सरकार के कर संबंधी, सरकार के व्यय संबंधी असर पड़ता है? अगर है तो यह राजस्व का ही एक भाग होता है। इन सब चीज़ों के पढ़ने के बाद अब हमें पढ़ना है राजस्व का महत्व क्या है, राजस्व के बारे में क्यों पढ़ना है, राजस्व के बारे में जानना क्यों है, राजस्व इतना आवश्यक। देखिए, बिना राजस्व के, राजस्व का मतलब ही मैंने बताया था, राजस्व का मतलब होता है जनता का, यानी कि राज्य का धन, और धन से ही सरकार के सभी कार्य पूर्ण होते हैं। तो राजस्व का अध्ययन करना बारीकी से आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि राजकीय कार्यों में वृद्धि होती है। बिना धन के कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको कार्य कुशलतापूर्वक, संपन्नतापूर्वक पूरा करना है तो आपको राजस्व का अध्ययन करना ही पड़ेगा, आपको धन की आवश्यकता होगी। आर्थिक विकास में तीव्र गति राजस्व के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आपके पास कर अधिक है, गैर कर धन आता है, अलग अलग प्रकार से होता है, उस सभी करों का प्रयोग, प्राप्त धन का, आय का प्रयोग अलग अलग प्रकार के विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए करेंगे तो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी। पूंजी निर्माण दर में वृद्धि होती है, समाजवादी और समाज की स्थापना होती है, धन के वितरण में समानता प्राप्त होती है। कैसे? जो अमीर व्यक्ति है, जिनके जो संपन्न है, उनके पर अधिक कर लगाया जाता है, और इवन जो गरीब लोग होते हैं जिनकी आय कम होती है उन पर जीरो या फिर बहुत ही कम कर लगाया जाता है, ताकि अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है उसको कम से कम किया जा सके। संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था में के उत्पादन के जो संसाधन है केवल कुछ ही लोगों के हाथों में सीमित रह जाती हैं। तो सरकार अपनी राजस्व नीति के अंतर्गत क्या करती हैं, जो बजट बनाती उसमें संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए प्रयास करती है। ऐसे में जो संपत्ति है, संपत्तियों का स्वामित्व का में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रोजगार में वृद्धि करना, कीमतों में स्थिरता लाना, ताकि महंगाई और मंदी के जो प्रादुर्भाव होता है, जो दुष्प्रभाव होता है, उससे बचा जा सके। साधनों के वितरण पर नियंत्रण करना, व्यापार चक्रों से मुक्ति पाना, यानी कि मंदी और महंगाई की स्थिति से उबरना, आर्थिक स्थिरीकरण करना और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन देना, ये सभी राजस्व के प्रमुख कार्य होते हैं। और ये सभी कार्य जो है क्या होता है ना, बजट के माध्यम से पूरा होता है। बजट एक महत्वपूर्ण कड़ी है और राजस्व ही बजट है जहां पर सरकार एक वर्ष में किए जाने वाले सभी प्रमुख आर्थिक कार्यों को पूर्ण करती हैं। अभी आने वाले जो लेक्चर्स उसमें मैं बताऊंगा कि बजट के नियम क्या होते हैं, बजट किस प्रकार से किए जाते हैं, इसके कौन कौन से अंग है, घटक है, सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले राजस्व के कुछ प्रमुख कार्यों को पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राचीन समय से ही जो अर्थशास्त्री थे या राजशास्त्री थे, राजस्व शास्त्री थे, उन लोगों का कहना था कि लोक सत्ता यानी कि राजा के द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ति के लिए जो आय एवं व्यय का संयोजन किया जाता है वही राजस्व है। ऐसे में वर्तमान समय में राज्य के कार्य धीरे धीरे बढ़ते चले गए, क्योंकि लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली गई। लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगी, उसको व्यय करने की आवश्यकता, लोगों की समस्याएं। तो ऐसे में आय व्यय संबंधित समस्याएं सीमित ना होकर असीमित होने लगी। ये समस्या साधन के आवंटन, संपत्ति के वितरण, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार, आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन से संबंधित हो सकती हैं। तो मसग्रेव ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये कहा कि एक राज्य जब राजस्व की बात करती है तो राजस्व या बजट के माध्यम से 3 प्रमुख कार्यों को पूरा किया जाता है। नंबर 1, आवंटन कार्य। इसके अंतर्गत इस बात को देखा जाता है कि समाज में, अर्थव्यवस्था में साधनों का, वस्तुओं का किस प्रकार से लोगों के बीच में या फिर उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में किस प्रकार से सही प्रकार से आवंटन किया जा सके। वितरण कार्य, आय और संपत्ति का वितरण समान रूप से हो, उचित रूप से हो, समान तो नहीं, उचित तरीके से हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो, इस बात का ध्यान भी राजस्व या बजट के माध्यम से रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, स्थिरीकरण कार्य। सरकार ये कोशिश करती है कि जो बजट या फिर राजस्व इसकी नीति इस प्रकार से बनाए
ताकि देश में महंगाई की स्थिति उत्पन्न ना हो, साथ ही साथ मंदी की स्थिति ना है, जिससे रोजगार स्तर और कीमत स्तर भी पूर्ण और स्थिर रहे और अर्थव्यवस्था हमारी सुचारित रूप से और संतुलित रूप से पूर्ण हो सके। तो ये था राजस्व के प्रमुख अर्थ। इसके बाद राजस्व के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, राजस्व के अंगों के बारे में पढ़ेंगे और राजस्व के जो कंप्लीट जो मैटर है उसके अवयव है उन सब के बारे में भी हम डिटेल से लेक्चर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे। पूरा पेपर मैं करवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि डेली आपको राजस्व से रिलेटेड, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड एक लेक्चर मिलने वाला है अब से। वी रेडी। अगर आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हैं, बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू एंड बाय।